SEO chapter 1 question number 17. The frequency of vibration of a string depends on the length L between the nodes, the tension F in the string and its mass per unit length M. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप मान लिया अगर उसको हिलाते हैं तो हिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका वाइब्रेशन के बाद उसमें जो फ्रिक्वेंसी, उसका जो फ्रिक्वेंसी है क्या है, मान लिया सपोज कीजिए जो फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, क्लियर है। तो उसका फ्रिक्वेंसी एफ है और ये फ्रिक्वेंसी जो है उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ एल कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ जिसको यहाँ पर एफ से डिनोट किया जा रहा है, मतलब उसके टेंशन पर डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ उसके मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब है सपोज कीजिए कि उस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ तो आपको दिया हुआ है एल, टोटल मास अगर एम मान ले, मतलब कि टोटल मास अगर एम मान ले तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, एम बाई एल, क्लियर है। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, किसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, तो ये हम लोगों को पता नहीं है। तो इनफैक्ट यही हम लोगों को एक रिलेशन गेस करना है, फाइंड आउट करना है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, वन थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट, हालांकि इन बातों के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में, जो कि आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है, तो वहां पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि ये फ्रिक्वेंसी क्या कह रहा है, क्या टेंशन वगैरह की बात हो रही है। तो फिलहाल अभी एक बेसिक समझना है और बढ़ना है आगे। तो भाई फ्रीक्वेंसी इन तीन बातों पर जब डिपेंड करता है, इसका मतलब मैथमेटिकली हम इस चीज को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि भाई ये फ्रीक्वेंसी जो है, सपोज कीजिए एल का पावर ए पर डिपेंड कर रहा है। ये जो टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो फोर्स हुआ, जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स ही हुआ, ठीक है, वो उसके पावर बी के प्रोपोर्शनल है और जो मास पर यूनिट लेंथ है उसके पावर सी के प्रोपोर्शनल है। क्लियर बात है। इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगेन अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, बहुत ही बेसिक बात है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, वो आएगा एल ए एफ बी एम सी, ठीक है। तो एक इस तरह का भाई हम लोगों को रिलेशन मिलेगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस है, अब हम लोग को सिंपल निकालना है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस का जो डायमेंशन है और आरएचएस का डायमेंशन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों का पावर को इक्वेट करेंगे, वहां से ए बी सी का वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का डायमेंशन ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये के आपका क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। एल का डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, एल का डायमेंशन एल हो गया, पावर ए, लेंथ का डायमेंशन एल ही होता है। फोर्स का डायमेंशन स्टूडेंट हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम हो गया, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात है। अब जैसे भी रिकॉल इसको कीजिए, क्लियर है। पावर बी हो गया, एम क्या है ध्यान दीजिएगा, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि टोटल मास एम में टोटल लेंथ से डिवाइड करना है। क्लियर बात है। इसका पावर सी हो गया। क्लियर बात है स्टूडेंट। चलिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, 1/t, बहुत बार हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, क्लियर है। चलिए ये आपका l का पावर a हो गया, ठीक है, ये m का पावर b, l का पावर b, t का पावर -2b और यहाँ पे ये m का पावर c। अच्छा ये l ऊपर जाएगा तो -1, तो l का पावर -c कर दें, -1 इंटू सी माइनस सी। क्लियर बात है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसको t का पावर -1 लिख सकते हैं, इधर ये क्या हो गया। अब चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं, इधर l का पावर a, l का पावर b, l का पावर -c, तो l का पावर हो गया a प्लस b माइनस सी। क्लियर बात है। m का पावर देखते हैं, m का पावर यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, मतलब m का पावर b प्लस c, और t का पावर, t तो भाई एक ही टर्म है, तो t का पावर -2b हो गया। क्लियर है। चलिए इक्वेटिंग द, जो भी हम लोग का इसका पावर है इसको इक्वेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वी हैव नाउ। अब ध्यान दीजिएगा इधर t का पावर -1 है, इधर t का पावर -2b है, मतलब यहाँ से -1 इक्वल्स टू -tb, t का पावर को हम लोग इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से b का वैल्यू -2b है, तो यहाँ से b का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया 1/2, b का वैल्यू निकल चुका है। चलिए ठीक है, अब एक काम ऐसा करते हैं, m का पावर को इक्वेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर m का पावर b प्लस c है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, मतलब ये t-1 को ध्यान दीजिएगा, इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1।
क्लियर बात है। मतलब इस साइड में m का पावर क्या है, 0 है। किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो इधर m का पावर 0, इधर m का पावर b प्लस c, मतलब 0 इक्वल्स टू b प्लस c। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा भाई, c इक्वल्स टू माइनस b, तो b का वैल्यू हाफ है तो c का वैल्यू हो गया माइनस हाफ। क्लियर है। चलिए अब L का पावर इक्वेट करते हैं भाई। इधर भी अगेन, इधर L का पावर क्या है, 0 ही है, कुछ नहीं मतलब L का पावर 0 है। इधर L का पावर a प्लस बी माइनस सी है, इसका मतलब 0 इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी हो गया। क्लियर है। b और c का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग को पता है तो वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस b का वैल्यू हाफ है प्लस हाफ, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है माइनस हाफ, तो माइनस पहले से तो माइनस ही, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हाफ, ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ 1 इधर आएगा तो -1, मतलब a का वैल्यू हो गया -1। क्लियर है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, a हम लोगों को निकल चुका है, b निकल चुका है और c भी यहाँ पे निकल चुका है -1। क्लियर है। तो अब यहाँ से बाई 1 आप लिख सकते हैं, बाई 1 पहले वाले इक्वेशन से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, l का पावर a, l का पावर a का वैल्यू कितना है भाई, -1 है, l का पावर -1, f का पावर b है तो b का वैल्यू कितना आया था, हाफ आया था, और m ये मास पर यूनिट लेंथ, उसका पावर c है, c का वैल्यू -1/2 तो -1/2 सारा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, l का पावर -1 मतलब l को नीचे लिख सकते हैं k/l, l इनवर्स मतलब 1/l हो गया। क्लियर है। अच्छा ये f का पावर हाफ, m का पावर -1/2, अच्छा ऐसा करते हैं इसको, देखिए f का पावर हाफ कर दिए, m का पावर -1/2 है तो इसको नीचे ले आए, m का पावर हाफ इसको कर देंगे तब, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं k/l, ये f का पावर मतलब √f है, ये √m है, इसको लिख सकते हैं f/m। थोड़ा सा इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिए, और जब साउंड आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको इस तरह का ये रिलेशन और ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा भी। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये फाइनल हमारा रिलेशन हो गया। स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको 4 इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें हमें चेक करना है कि डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो पहला जो इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का पहला ए पार्ट जो है, तो वहाँ पर आपको ये इक्वेशन दिया गया है, डायमेंशनली सही है कि नहीं भाई कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल, आप लेफ्ट हैंड साइड LHS का डायमेंशन देखिए और राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखिए, दोनों का डायमेंशन अगर बराबर है इसका मतलब है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है h है, ये h है क्या भाई, h आपका हाइट दिया हुआ, हाइट मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ हो गया। इसका मतलब यही ना हुआ कि h का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, l होगा। h का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन l होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो h है इसका डायमेंशन l हो गया। तो अगर राइट हैंड साइड इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन l आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखते हैं, तो राइट हैंड साइड जो है, अब इसका डायमेंशन मतलब किसका डायमेंशन, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई ρRg, इसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ से आप देखिए अब क्या है, आपको सबका भाई अलग अलग सबका डायमेंशन लिख दीजिए ना, 2 का लिख दीजिए, s का लिख दीजिए, cos थीटा का डायमेंशन लिख दीजिए, रो का डायमेंशन लिख दीजिए, r का डायमेंशन लिख दीजिए, g का डायमेंशन लिख दीजिए, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बच्चा टाइप से। ठीक है भाई। अब 2 ये तो कांस्टेंट है ना, डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो भाई इसको मान लिया 1, इसको ये इसका डायमेंशन हुआ, ये 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया। s हो गया, ये s क्या है, सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन हम लोग बहुत बार पहले निकाल चुके हैं स्टूडेंट। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसलिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन लिखिए भाई, क्या होगा फोर्स का डायमेंशन, mlt -2, mlt -2 और लेंथ का डायमेंशन l, मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशन mt -2 हो गया। ये पहले भी हम लोग बहुत बार किए हैं, तो ये mt -2 हो गया इनटू cos थीटा। भाई cos थीटा ये भी डायमेंशन लेस होता है, पहले ही हम बता चुके हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। आप इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं भाई। cos थीटा इक्वल्स टू आपने क्या याद किया था 9th में, बेस बाई हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो बेस क्या हुआ, लेंथ हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो भाई लेंथ बाई लेंथ आपका डायमेंशन लेस, तो ये इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रो हो गया आपका क्या है भाई, रो दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो रो का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। रो क्या होता है, डेंसिटी मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, मास पर यूनिट
वॉल्यूम। तो मास का इसलिए रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास का डायमेंशन m हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखते हैं, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर cc। तो ये हो गया ml-3, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन, तो ये हो गया ml-3। क्लियर है। अच्छा r आपका ये क्या है, ये भी लेंथ है, तो ये l हो गया। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो lt-2। क्लियर है। देखते हैं भाई सारा सॉल्व करके l आता है कि नहीं। तो m और m तो m और m आपका कैंसिल हो जाएगा, t का पावर -2 t का पावर -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये l का पावर -2, ऊपर में तो l है नहीं, l का पावर -2 जो कि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। अच्छा ये आपका l आया और ये आपका आ गया l स्क्वायर, नहीं l स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 l है ना, यहाँ पर 1 और 2, तो ये आपका सॉरी l आ गया, ये l आ गया। इसका मतलब है दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। डायमेंशनली करेक्ट होगा मतलब एक्चुअल में ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम लोगों को फर्दर चेक करना पड़ता है, लेकिन पक्का बात है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके पार्ट बी को। स्टूडेंट इसके बी पार्ट में आपको ये इक्वेशन दिया गया है और इसे डायमेंशनली चेक करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, ये सिंपल आपका v वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, तो lt-1 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, p √p/ρ। तो p आपका प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है स्टूडेंट, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, mlt-2। इस फोर्स का एरिया का बहुत ही आसान है, बहुत बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ml-1 t-2 ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। और रो डेंसिटी का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, ml-3 m से m कैंसिल हो गया, l-3 ऊपर गया तो √अंडर l स्क्वायर और t का पावर -2 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो l स्क्वायर ये आपका l हो गया, t का पावर -2 t का पावर -1 हो गया भाई। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है। चलिए सी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट। सी पार्ट में हम लोगों को निकालना है v पाई p/4t/8 ईटा एल जो भी है। चलिए ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये आपका ये v जो है यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाता है स्टूडेंट, l⁻3। क्लियर है। चलिए मीटर क्यूब इसका यूनिट वगैरह होता है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन स्टूडेंट देखते हैं। राइट हैंड साइड का डायमेंशन के लिए मतलब कि आपको पाई p/4t/8 ईटा एल सारा का डायमेंशन। तो अब यहाँ पे अगेन आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पाई क्या, ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, p का डायमेंशन आप लिख दीजिए, r⁴ का डायमेंशन, t का डायमेंशन लिख दीजिए, 8 भी आपका डायमेंशन लेस हो गया, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका डायमेंशन लिखिए और l का डायमेंशन लिखिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, p आपका प्रेशर का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, ml-1 t-2 ml-1 t-2। क्लियर है। r ये आपका डिस्टेंस है, तो ये इसका हो गया l⁴ हो गया, t का डायमेंशन t हो गया डिवाइडेड बाय ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनफैक्ट इसका डायमेंशन आपको निकालना होगा स्टूडेंट, बहुत डिटेल से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक ही है, वहाँ पर आप डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भाई ये होता है सिंपल, इसका फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वहाँ पर आप डिटेल से देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब फोर्स बाई एरिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इसीलिए ईटा का डायमेंशन आपको निकालना है, तो भाई क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, l स्क्वायर, dv/dx मतलब सिंपल आप समझिए कि वेलोसिटी बाय लेंथ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, l-1 डिवाइडेड बाय ये लेंथ का डायमेंशन l हो गया। क्लियर बात है। तो अभी हम लोग ईटा का सिर्फ डायमेंशन निकाल रहे हैं। अच्छा ये m तो रहेगा ही, m तो और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है,
एल का देख लेते हैं, ये एल और ये एल आपका कैंसिल हो गया, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, एक पहले से है तो एल का पावर -1, क्लियर है। चलिए, और टी ये -1 ऊपर जाएगा तो टी -2 + 1, टी का पावर -1, ये आपका ईटा का डायमेंशन निकल गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ml -1 t -1, ml -1 t -1, क्लियर है। लेंथ है ये, इसका डायमेंशन एल हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये भी डायमेंशन एल क्यू आ गया, l⁻³ तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट होगा। मास और मास आपका कैंसिल हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, टाइम वाला t⁻⁻2 -1 ऊपर में ही -1, ये टाइम वाला भी आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ l बच रहा है। तो l का ध्यान दीजिए, ऊपर में पावर हो गया 4 - 1 3 हो गया, और ये -1 और ये +1, ये तो नीचे वाला भी गायब हो गया, खत्म हो गया। मतलब सिंपल, बहुत ही क्लियर है, ये l⁻³ आ गया। मतलब कि जो कि ये डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब स्टूडेंट हो गया कि ये इक्वेशन भी आपका डायमेंशनली करेक्ट हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। इसका लास्ट पार्ट एक बच रहा है, डी पार्ट, उसे हम लोग देखते हैं। डी पार्ट में आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए अब इसे हम लोग चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भाई क्या होता है, पर यूनिट टाइम 1/t, क्लियर है, बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं। राइट हैंड साइड में अब आपका डायमेंशन भाई देखिए, ये तो आपका डायमेंशन लेस हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। रूट अंडर दिस, तो ऐसा करते हैं, रूट अंडर ये आपको मास का डायमेंशन, m का, g का डायमेंशन, l का डायमेंशन, ठीक है, और ये i का डायमेंशन सबका लिखिए, और देखते हैं कि भाई t -1 आता है कि नहीं, t⁻⁻1। चलिए, रूट अंडर m का डायमेंशन, मास है m हो गया, g का डायमेंशन lt-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर/सेकंड², l लेंथ, I आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं भाई, I = क्या होता है, mr², ठीक है। मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, I का डायमेंशन ml², क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, तो ये ml² हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ से m और m तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अच्छा l भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी l⁻², l², ये भी, मतलब फाइनली आपका बच जाएगा t⁻⁻1, भाई स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा, तो t⁻⁻1, और ये बराबर है LHS के डायमेंशन के, LHS के डायमेंशन के बराबर है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसे हम लोगों को चेक करना है कि डायमेंशनली सही है कि नहीं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि x और a ये जो दोनों हैं, ये डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, दोनों डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का डायमेंशन, डिस्टेंस मतलब लेंथ, दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया, क्लियर है, दोनों का डायमेंशन सेम डायमेंशन है। चलिए भाई, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इसे हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस है, दोनों साइड के डायमेंशन को चेक करेंगे। अगर बराबर हो गया इसका मतलब है कि दोनों सही है, अदरवाइज गलत हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, इनफैक्ट ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने सॉल्व किया है, ऑलमोस्ट सेम कर देते हैं। देखते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को स्टूडेंट हम लोग निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म है dx/√a² - x², इसका डायमेंशन हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब ये dx का डायमेंशन, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर ये a का डायमेंशन का स्क्वायर, ठीक है, x का डायमेंशन का स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए dx का डायमेंशन, अब ये क्या है ना, ये आपका लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हो गया लेंथ, रूट अंडर ये आपका a मतलब क्या है, l है, लेंथ है, डिस्टेंस है ये भी, तो l² माइनस x भी क्या है, लेंथ है, तो इसका भी स्क्वायर, तो l² हो गया। चलिए ठीक है भाई, l माइनस रूट अंडर, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि l² माइनस l² 0 हो गया, ये डायमेंशन है, मतलब लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, तो जो मिलेगा वो भी लेंथ का स्क्वायर मिलेगा, मतलब उसका भी डायमेंशन l² होगा, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया l/रूट अंडर l² है, तो ये l हो गया। यहाँ से इनफैक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, 1 आ गया, मतलब इसको l⁻0 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया स्टूडेंट l⁻0, क्लियर है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये क्या है, 1/a साइन इनवर्स a/x। चलिए ठीक है, इसका डायमेंशन लेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका डायमेंशन लेस हो गया,
ये क्या हो गया आपका डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो सिंपल मतलब आपको लिख देना है 1/a का डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा भाई 1/a मतलब इसका डायमेंशन a क्या है, ये लेंथ को शो कर रहा है ना, तो ये इसका डायमेंशन l हो गया, x और a लेंथ को शो कर रहा है। तो ये डायमेंशन आपका फाइनली राइट हैंड साइड का आ गया l⁻⁻1। अब ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड का है l⁻0 और यहाँ पर है l⁻⁻1, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन आपको दिया गया ये इनकरेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट।